आज का टॉपिक है विनोबा भावे, अलूरी सीतारमण राजू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला टॉपिक है विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन है? तो विनोबा भावे का जन्म जो है आचार्य विनोबा भावे, ये है आचार्य विनोबा भावे। विनायक नरहरि भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोडे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम क्रमशः नरहरि शंभू राव और रुक्मणी देवी था। संक्षिप्त परिचय: आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसक और स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। महात्मा गांधी के एक उत्साही अनुयायी होने के नाते विनोबा भावे ने अहिंसा और समानता के अपने सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया था तथा उनके अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। पुरस्कार और मान्यता: विनोबा भावे को जो है वर्ष 1998 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। उन्होंने 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गांधी के साथ जुड़ाव: विनोबा भावे ने 7 जून 1916 को गांधी से मुलाकात की और आश्रम में निवास किया। साथ ही क्या क्या गांधी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित जीवन की ओर अग्रसर किया। आश्रम के एक अन्य सदस्य मामा फाड़के ने उन्हें विनोबा यानी कि एक पारंपरिक मराठी विशेषण को महान या सम्मान का प्रतीक है नाम दिया था। 8 अप्रैल 1921 को विनोबा भावे गांधी के निर्देशों के तहत क्या क्या वर्धा में एक गांधी आश्रम का प्रभार संभाला था लेने के लिए वर्धा गए। वर्धा में अपने प्रवास के दौरान वर्ष 1923 में उन्हें मराठी में एक मासिक महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया, जिसमें उपनिषदों पर उनके निबंध छपे गए थे। तो विनोबा भावे के बारे में क्या है? जन्म 11 सितंबर 1895, स्थान गागोड़े, महाराष्ट्र। असली नाम विनायक नरहरि भावे है। पिता नरहरि शंभू राव और माता रुक्मणी है। परिचय: विनोबा भावे एक स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु थे। वे महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे और गांधी जी के अहिंसक तथा सत्य के सिद्धांत का पालन करते थे। गांधी जी से संबंध: 7 जून 1916 को पहली बार गांधी जी से मिले। बाद में साबरमती आश्रम में रहने लगे। आश्रम में एक व्यक्ति ने उन्हें विनोबा नाम दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विशेष रूप से आयातित विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया। उन्होंने खादी का कताई करने वाला चरखे का उपयोग किया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। वर्ष 1932 में विनोबा भावे को 6 महीने के लिए धुलिया जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया था। कारावास के दौरान उन्होंने साथी कैदियों को भगवत गीता के विभिन्न विषयों की मराठी में समझाया। धुलिया जेल में उनके द्वारा गीता पर दिए गए व्याख्यान को एकत्र किया गया और बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। वर्ष 1940 में उन्होंने भारत में गांधी जी द्वारा ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह सामूहिक कार्यवाही के बजाय सत्य के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया। 1920 में और 1930 के दशक के दौरान भावे को कई बार बंदी बनाया गया तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के लिए 40 के दशक में 5 साल के जेल की सजा दी गई थी। उन्हें आचार्य यानी कि शिक्षक का सम्मानित उपाधि दी गई है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन: वे असहयोग आंदोलन 1920 में शामिल हुए। स्वदेशी का प्रचार: विदेशी वस्तुओं का विरोध किया, खादी और चरखा का प्रचार किया। जेल यात्रा: 1932 में उन्हें धुलिया जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें भगवत गीता पर प्रवचन दिया। बाद में यह पुस्तक बनी, गीता प्रवचन। व्यक्तिगत सत्याग्रह: 1940 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। तो विनोबा भावे को क्या किया गया था? चुना गया था। सामाजिक कार्यों में क्या था विनोबा भावे की भूमिका? उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया।
समाज में जो असमानता जैसे सामाजिक बुराई है उनको क्या किया उन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश की। बुराइयों को समाप्त करने के अथक प्रयास किया। गांधी जी द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होकर उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया जिन्हें गांधी जी द्वारा हरिजन कहा जाता था। उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय शब्द को अपनाया जिसका अर्थ सभी के लिए प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ ऑल है। इसके नेतृत्व में 1950 के दशक के दौरान सर्वोदय आंदोलन ने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जिसमें प्रमुख था भूटान आंदोलन। तो भूटान आंदोलन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत 1951, स्थान पोचमल्ली तेलंगाना। यहाँ गरीब हरिजन की जमीन की मांग। एक जमीन ने 80 एकड़ भूमि दान में दी। यहीं से भूदान आंदोलन शुरू हुआ। उद्देश्य भूमिहीन गरीब किसानों को जमीन दिलाना। परिणाम विनोबा भावे ने पूरे भारत में पद यात्रा की। लगभग 58 से 741 किलोमीटर की यात्रा। लगभग 40 लाख एकड़ भूमि प्राप्त की। लगभग 13 लाख किसानों में बांटी गई। सामाजिक कार्य उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत को आगे बढ़ाया। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का विकास। तो इसमें क्या हुआ था? भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में जो है भूदान आंदोलन भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया। 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों को आगे और आने और हरिजनों को संरक्षित करने के लिए कहा। उसके बाद एक जमींदार ने आगे बढ़कर आवश्यक भूमि प्रदान करने की पेशकश की। यह भूदान भूमि का उपहार यानी आंदोलन की शुरुआत थी। यह आंदोलन 13 वर्षों तक जारी रहा और इस दौरान विनोबा भावे ने देश के विभिन्न हिस्सों कुल 58,741 किलोमीटर की दूरी का भ्रमण किया। वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में सफल रहे जिनमें से लगभग 1.3 मिलियन को गरीब भूमिहीन किसानों के बीच वितरित किया गया। इस आंदोलन ने दुनिया भर से प्रशंसकों को आकर्षित किया तथा स्वैच्छिक सामाजिक न्याय के जागृत करने हेतु इस तरह के एकमात्र प्रयोग के कारण इनकी सराहना की गई है। तो इनकी बहुत ही सराहना की जाती थी। सामाजिक कार्य तो सामाजिक कार्य तो उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत को आगे बढ़ाया था सबका विकास के बारे में। और धार्मिक में अगर देखें तो उन्होंने जीवन के सरल तरीके को बढ़ावा देने के लिए आश्रम स्थापित किया। यानी कि जीवन को सरल बनाने के लिए क्या किया? आश्रम स्थापित किया था। सरल तरीके को बढ़ावा देने के लिए आश्रम स्थापित किया जो विलासिता रहित थे क्योंकि यह लोगों का ध्यान ईश्वर की भक्ति से हटा देता था। महात्मा गांधी की शिक्षाओं की तर्ज पर आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1959 में 59 में महिलाओं के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। उन्होंने गौ हत्या पर कड़ा रुख अपनाया और इसके प्रतिबंध होने तक उपवास करने की घोषणा की थी। उपवास करने की क्या की थी? घोषणा की थी। साहित्य रचना उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति आदि शामिल है। तो पुरस्कार में उनको क्या मिला? 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और 1983 में भारत रत्न यानी कि मरणोपरांत मरने के बाद उन्हें भारत रत्न मिला है। मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुआ और वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? वर्धा में वर्ष 1982 में वर्धा महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया था। अब जो है अल्लूरी सीतारमण राजू के बारे में पढ़ते हैं। अल्लूरी सीतारमण राजू कौन थे? अल्लूरी सीतारमण राजू जो है एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वह 18 साल की उम्र में संत बन गए थे। तो वो क्या थे? 18 साल की उम्र में ही क्या बन गए थे? संत बन गए थे। और वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे सीताराम राजू ने वर्ष 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोध गतिविधियों में शामिल हो गए। इस अधिनियम ने आदिवासी यानी कि आदिवासी समुदाय के उनके वन आवासों में मुक्त आवाजाही और उन्हें पारंपरिक रूप का पोडू यानी कि स्थानांतरित खेती झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1942 में
रंपा विद्रोह, मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम विरुड्डू यानी कि जंगल का नायक उपमा दिया गया। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीतारमण राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया था। तो क्या कर दिया गया था? सशस्त्र रूप से उनके चलाए गए अभियानों को समाप्त कर दिया गया था। एक क्रांतिकारी, अब जो है अल्लूरी सीतारमण राजू का शॉर्ट में पढ़ते हैं। एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आदिवासियों के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार ने वन कानून लागू किए जिससे आदिवासी जंगल में नहीं जा सकते थे, खेती नहीं कर सकते थे। इससे आदिवासी बहुत परेशान हुए। रंपा विद्रोह 1922, राजू ने 1922 में रंपा विद्रोह शुरू किया। इस विद्रोह में आदिवासी ने पुलिस थानों पर हमला किया, अंग्रेज ने हथियार छीन लिया। उपमा, लोग उन्हें कहते थे मन्या विरड्डू यानी जंगल का वीर। मृत्यु 1924 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, पेड़ से बांधकर गोली मार दी। अब देखते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का इनका जन्म जो है 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा के कोटलुक गांव में हुआ था। विचारधारा, गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया। औपनिवेशिक विधानमंडल में भूमिका, वर्ष 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वर्ष 1902 से 1915 तक उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के दौरान गोखले ने वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नरम दल से जुड़े थे। वर्ष 1889 में शामिल। बनारस अधिवेशन 1905 में वह INC के अध्यक्ष बने। यह वह समय था जब नरम दल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य के नेतृत्व वाले गरम दल के बीच व्यापक मतभेद पैदा हो गए थे। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों गुट अलग हो गए। वैचारिक मतभेद के बावजूद वर्ष 1907 में उन्होंने लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए अभियान चलाया, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा म्यांमार के मांडले जेल में कैद किया गया था। कैद कर लिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है 9 मई 1866 में महाराष्ट्र में जन्मे थे। वे नरम दल के नेता थे। वे मानते थे कि भारत को स्वतंत्रता संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए। कांग्रेस में भूमिका, 1889 में कांग्रेस से जुड़े, 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उस समय कांग्रेस के 2 गुट थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता थे गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों गुट अलग हो गए। विधान परिषद में कार्य, 1899 से 1802 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1902 से 1905 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, 1905। शिक्षा फैलाना, सामाजिक सेवा, देशभक्ति। गांधी जी के गुरु महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने उनके सम्मान में एक पुस्तक लिखी, धर्मात्मा गोखले। तो धर्मात्मा गोखले के बारे में उन्होंने क्या लिखा? पुस्तक लिखा था। संबंधित सोसाइटी तथा अन्य कार्य, भारतीय शिक्षा की विरासत के लिए वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह महादेव गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। उन्होंने क्या किया? वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। गांधी जी के गुरु के रूप में, एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी ने उन्हें राजनीतिक गुरु माना था। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक धर्मात्मा गोखले लिखी थी।
अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन 1951, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत रत्न 1983। अलूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह 1922, आदिवासी आंदोलन, मृत्यु 1924 में। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल नेता, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। प्रफुल्ल चंद्र राय 1861 से 1944 एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक थे तथा आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। उन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है और मूल रूप से वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय प्रशिक्षित। उन्होंने कई वर्षों तक कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर कलकत्ता के विश्वविद्यालय में काम किया है। उन्होंने वर्ष 1895 में स्थिर यौगिक मर्क्यूर सनाइड की खोज की। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी यानी कि CIE की शाही उपाधि से सम्मानित किया और फिर वर्ष 1919 में नाइटहुड से। वर्ष 1920 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। एक राष्ट्रवादी के रूप में वह चाहते थे कि बंगाली उद्यम की दुनिया आए। उन्होंने खुद बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटी तो उन्होंने क्या किया, खुद बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स 1901 नामक एक केमिकल फार्म की स्थापना करके एक मिसाल कायम की। और क्या किया उन्होंने, वह एक सच्चे तर्कवादी थे और पूरी तरह से जाति व्यवस्था व अन्य तर्कहीन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक समाज सुधार के लिए कार्य को जारी रखा। 2 अगस्त 1961 को उनकी जयंती मनाने के लिए भारतीय डाक द्वारा उन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखते हैं सार रूप में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक, समाज सुधारक थे। उन्हें अक्सर भारतीय रासायनिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। और जन्म और प्रारंभिक जीवन 2 अगस्त 1861, स्थानीय रारूली काटीपारा खुलना, अब बंगाल देश। परिवार शिक्षित और राष्ट्रवादी विचारों वाला परिवार था। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से उच्च शिक्षा की। उन्होंने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में विशेष अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। वे बहुत प्रेरणादायक शिक्षक थे और कई बड़े वैज्ञानिक उनके छात्र रहे हैं। वैज्ञानिक खोज सबसे महत्वपूर्ण 1895 की खोज, उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट नामक स्थिर रासायनिक यौगिक की खोज की। यह उस समय रसायन विज्ञान में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। उद्योग की स्थापना, स्वदेशी उद्योग 1901 में उन्होंने भारतीय रसायन उद्योग स्थापित किया। बंगाल केमिकल एंड पैरामेडिकल वर्कर्स, यह भारत की पहली आधुनिक रासायनिक और दवा कंपनी थी। भारत में स्वदेशी उद्योग बढ़ाना, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना, इसलिए उन्हें स्वदेशी उद्योग के अग्रदूत भी कहा जाता है। राष्ट्रवादी विचार, वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी भी थे। वे चाहते थे बंगाल और भारत के लोग व्यापार और उद्योग में आगे बढ़े, देश आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1920 में उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्था है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मान दिया, CIE कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1919 में नाइटहुड यानी कि सर, लेकिन वे फिर भी भारतीय स्वाभिमान और स्वदेशी विचारों के समर्थक रहे। समाज सुधार, आचार्य राय केवल वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। वे विरोध करते थे जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास। वे चाहते थे कि समाज में तर्क और विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े। प्रमुख पुस्तक, उन्होंने रसायन विज्ञान के इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान कितना उन्नत था। मृत्यु 16 जून 1944। उन्होंने जीवन भर विज्ञान, शिक्षा, समाज सुधार के लिए काम किया था। जन्म 2 अगस्त 1861, मृत्यु 16 जून 1944। प्रसिद्ध फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, खोज मर्करीज न्यूट्रिट 1895। उद्योग, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर 1901।
पद इंडियन सोशल कांग्रेस अध्यक्ष 1920। राय 95 केमिकल 20। राय से प्रफुल्ल राय 95 से 1895। मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज केमिकल से बंगाल केमिकल कंपनी और 20 से 1920 साइंस कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। तो राय 95 केमिकल 20, राय 95 केमिकल 20।